मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जिस समय आप लोग देख रहे हो गुड इवनिंग या गुड नाइट, जिस समय देख रहे हो आप लोग आप लोगों के अनुसार लॉकडाउन का समय चल रहा है, पूरा दुनिया स्लो हो चुका है। तो हम लोग की पढ़ाई में भी हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं। हम लोग ही नहीं, पढ़ाई हम लोग का पीछे हो नहीं जाए, इसके लिए हमारी JNP फैमिली ऑनलाइन कंटेंट लाना शुरू की है। हर सब्जेक्ट का इस जगह पे आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लोग पढ़ाना शुरू किए हैं। तो आप लोग JNP फैमिली के साथ जुड़ के अपना नॉलेज और अपना सिलेबस अकॉर्डिंग टू NCERT या अकॉर्डिंग टू एग्जाम जो होने वाला है हमारा, उसके अनुसार बूस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरह से बूस्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियो लेक्चर आते रहेंगे और आप लोग इसको देखें तो मेरे समझ से बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और खास करके जो बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, जो 10th अभी देने वाले हैं, जो 9th क्रॉस करके 10th में गए हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सिर दर्द का विषय है जो लॉकडाउन कब खत्म होगा, कब उनकी पढ़ाई प्रॉपर स्टार्ट होगी। और पढ़ाई जिस दिन से स्टार्ट होगी, क्या उतना टाइम मिल पाएगा करने के लिए? बहुत ज्यादा सिलेबस है, क्या उतने दिनों में उतना सिलेबस अच्छा से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ऑफलाइन में? तो हम लोगों ने सोचा जब विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कंटेंट लेके हम लोग आए, ताकि जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन कंटेंट जब तक लॉकडाउन है तब तक खाली बैठे नहीं, और उनको बहुत अच्छा जगह से और अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी के, चाहे वो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, CBSE के हो, ICSE वाले बोर्ड के स्टूडेंट हो, या फिर लोकल बोर्ड जो भी इंडिया के बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो। हाँ, मीडियम हम लोगों का लिखने का इंग्लिश में रहेगा, लेकिन समझेंगे हम लोग पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट को, फोटो बनाएंगे या कुछ भी समझेंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हम लोग 10th जो बोर्ड वाले लोग हैं उनके लिए एक बायो का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ठीक, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, तो सबसे पहला चैप्टर बायो का है, लाइफ प्रोसेस। यह चैप्टर हम लोग का पहला चैप्टर बायो का है। हैंडराइटिंग का आप लोग मत जाइएगा, और थोड़ा बहुत स्पेलिंग अगर इधर उधर फ्लो में लिखा जाता है तो आप लोग उसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे। हम लोगों का सारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप, सारा कंसंट्रेशन सीखना है कॉन्सेप्ट को, और इतने अच्छे से सीखना है ताकि किसी भी एग्जाम का, चाहे वो एग्जाम आपका ओलंपियाड का हो, ठीक है, बहुत सारे लोग ओलंपियाड के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इसके कमेंट में मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहां से पूछ सकते हैं। तो ओलंपियाड का प्रिपरेशन कैसे होता है और क्यों किया जाता है ओलंपियाड का प्रिपरेशन, उसको निकालने से फिर क्या फायदा होगा, तो वो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर मेंशन रहेगा, आप लोग वहां पे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं उसके रिलेटेड। तो किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन होगा, इस लेक्चर पढ़ने के बाद किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, उसको इजीली में हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पूरा फोकस करके रखना है हम लोगों को। तो यह जो लाइफ प्रोसेस हम लोग का चैप्टर है, बायो का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देखेंगे हम लोग सीक्वेंस में। तो हम लोग शुरू करते हैं। बायो का सबसे पहला चैप्टर, इसमें 4 चैप्टर इंक्लूड है। अगर NCERT के अकॉर्डिंग देखें हम लोग, ठीक है, इसमें 4 चैप्टर इंक्लूड है। 4 चैप्टर कौन कौन सा इंक्लूड है? ऐसे तो लाइफ प्रोसेस एक में ही दिया हुआ है, लेकिन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सीक्वेंस में पढ़ेंगे और अलग अलग करके पढ़ेंगे। इसमें 4 चैप्टर कौन कौन सा है? इसमें सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना है डाइजेशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक, उसके बाद इसमें एक और चैप्टर इंक्लूड है। NCERT एक ही चैप्टर है, लेकिन 4 चैप्टर को मिला के एक चैप्टर बना दिया गया है। तो हम लोग चारों को अलग अलग कॉन्सेप्ट में और सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कुछ बात इसका पढ़े, कुछ बात इसका पढ़ लिए, फिर कुछ और उसका पढ़ लिए, ऐसा ना मिक्सअप हो जाएगा। तो जो अरेंज में हम लोग नहीं समझ पाएंगे, तो हम लोग अरेंज में चलेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें सेकेंड जो पार्ट आएगा वो रेस्पिरेशन का है। ठीक है, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे। तो यह दूसरा चैप्टर को हम लोगों को इसमें जो इंक्लूड किया हुआ है, दूसरा पार्ट उसी चैप्टर में, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग करके अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा जो इसमें इंक्लूडेड है वो सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन। इसमें हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड कैसे फ्लो करता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन, एक्चुअली पाचन इसको बोलते हैं एक्चुअली हिंदी में। इसमें हम लोग फूड के बारे में पढ़ेंगे, फूड क्या है, उसमें विटामिन कौन कौन से, मिनरल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह कैसे इसमें ब्रेकडाउन होता है, कैसे इसका डाइजेशन होता है, हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है।
ठीक है। और इसमें रेस्पिरेशन में कैसे हम लोग सांस लेते हैं, कैसे सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं, सबसे बड़ा सवाल उठता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इसमें सर्कुलेशन में ब्लड हमारा कैसे फ्लो करता है, ब्लड का कौन कौन सा कंपोनेंट है, फिर ब्लड किस चीज को लेके जाता है, ब्लड किस चीज को वापस लेके आता है, कहाँ से कौन सा चीज किस जगह पे लेके जाता है, लीवर से क्या लेके गया, लिम्फ से क्या लेके गया, मतलब ये सारे के सारे चीज पढ़ेंगे, लिम्फ के साथ क्या लेके गया, किस ऑर्गन से क्या लेके गया। और इसका लास्ट पार्ट जो हमारा आता है वो एक्सक्रीशन आता है, ठीक है। यह 4 सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस 4 चैप्टर को मिला के एक चैप्टर बनाया गया लाइफ प्रोसेस। अब हम लोग लाइफ प्रोसेस का मतलब समझ लेते हैं, अब आसानी से समझ में आ जाएगा। लाइफ का मतलब रिलेटेड होता है हमारा जीवन से, ठीक है, इसका मतलब हो गया हमारा जीवन, लाइफ। और प्रोसेस जो हमारा दूसरा टर्म आया, प्रोसेस मतलब ऐसा समझे, शाब्दिक इसका अर्थ होता है प्रक्रिया, ठीक। कौन सी प्रक्रिया, तो बस यही प्रक्रिया, ये सारे के सारे हमारे बॉडी की प्रक्रियाएं हैं। मतलब कैसे हम लोग फूड को लेते हैं, यह एक प्रक्रिया है। फूड के साथ क्या होता है शरीर के अंदर, कहाँ होता है, कौन सी जगह पे, शरीर के किस पार्ट में क्या चीज होता है, तो ये सारे की सारी प्रक्रियाएं हैं। रिस्पायरेशन जब एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या होता है उस प्रोसेस में, सर्कुलेशन वाले प्रोसेस में क्या होता है, और एक्सक्रीशन वाले प्रोसेस में क्या होता है। तो जितने भी प्रक्रियाएं हैं ना, सारे के सारे प्रोसेसेस है, इन सारे प्रोसेस को जो हमारे ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन सारे प्रोसेस को हम लोग एक साथ बोलते हैं ना, इसको हेडिंग डाल दी है लाइफ प्रोसेस, जिसमें एनसीईआरटी इंक्लूड कर दी है ये सारे के सारे टॉपिक्स को। तो हम लोग वन बाय वन इस टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। और इसमें एनसीईआरटी का देने का तरीका है, जैसे डाइजेशन में न्यूट्रिशन के बारे में जनरली पढ़ाया गया है, इसमें 2 पार्ट बनाया गया है, एक ह्यूमन न्यूट्रिशन और एक प्लांट के बारे में बताया गया है। रिस्पायरेशन में भी मतलब हम लोग कैसे रेस्पिरेशन करते हैं और प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितने भी ह्यूमन वाले जो चीज है, जो ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई होंगे, ठीक है, उसको एक जगह पे पढ़ेंगे, इसका ह्यूमन वाला पार्ट, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। यहाँ पे हम लोग प्लांट वाला स्किप करेंगे और फिर प्लांट वाला उठाएंगे और फिर प्लांट के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं सर यहाँ ह्यूमन का पढ़ लिए और फिर प्लांट के बारे में ही पढ़ लिए, नहीं, हम लोग ह्यूमन के सारे प्रोसेस को देख लेंगे। उसके बाद यह सारा प्रोसेस प्लांट में कैसे होता है, उसमें प्लांट अलग करके देखेंगे, इससे कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट जब मिक्स नहीं होगा तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे तो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह हमारा हेडिंग है, अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिखिए, और हम लोग यहाँ से अभी शुरू करते हैं। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं डाइजेस्टिव पार्ट से। हम लोगों का सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। आप लोग हैंडराइटिंग अपना सही रखना, हम मेरे हैंडराइटिंग और सब स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे हम लोग, और इस खतरनाक ढंग से कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे जो आज के बाद इस टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जाए आप इजी वे में उसको कर दोगे, ठीक है। तो हम लोग अगर डाइजेशन को देखें, ठीक है, तो सबसे पहले बात करें डाइजेशन एक्चुअली है क्या। सवाल यही से उठता है तो डाइजेशन क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझने से पहले फूड को समझते हैं, थोड़ा सा फूड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। डाइजेशन हम लोग फूड का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फूड का कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो फूड एक्चुअली क्या है, हम लोग जो खाते हैं उसमें कौन सा चीज मिलता है। तो हमारा जो फूड है, ठीक, सबसे पहले जो हमारा जो फूड है, ठीक, यह फूड चाहे चावल खाओ, दाल खाओ, सब्जी खाओ, कुछ भी खा रहे हो आप, कोई फ्रूट खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, एनीथिंग आप कुछ भी खा रहे हो, तो आप क्या खा रहे हो, उस फूड में क्या हो सकता है। तो यह कंटेन किए हुए हो सकता है, क्या कंटेन कर सकता है,
इसके पास क्या हो सकता है, तो एक तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक, और क्या कंटेंट किया हो सकता है फूड, तो हमारा फूड क्या कंटेंट कर सकता है कार्बोहाइड्रेट के बाद, ठीक है, प्रोटीन, या इसी को कहीं कहीं पे लिपिड लिखा जाता है, ठीक है, सॉरी प्रोटीन को लिपिड नहीं लिखते, फैट को लिपिड लिखते हैं। और तीसरा कंटेंट हमारा क्या होगा, फैट, या इसी को लिपिड लिखते हैं कहीं पे, ठीक है। यह मेन फूड होता है हमारा, मेन कंपोनेंट होता है फूड का, ठीक। और फूड में उसके साथ क्या होता है, ढेर सारे विटामिन होते हैं, और क्या होता है, विटामिन, और क्या होता है, उसमें मिनरल्स होता है हमारा, ठीक। तो ये सारे फूड के हमारे कंपोनेंट, मतलब तुम कुछ भी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, हाँ ये हो सकता है किसी में किसी चीज का अमाउंट ज्यादा हो, ठीक है, जैसे तुम दाल खाओ तो उसमें प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा है, नॉनवेज आइटम खाओ तो उसमें प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तुम कोई मीठी चीज खा रहे हो, चावल खा रहे हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है तो सिर्फ इसी चीज का होगा, उसमें भी प्रोटीन होगा, या फिर किसी चीज में दाल खा रहे हो तो ऐसा नहीं 100% प्रोटीन ही है, उसमें और सारे चीज होंगे, लेकिन क्या होगा उसमें किसी चीज का अमाउंट ज्यादा होगा तो डोमिनेट करेगा हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हर चीज हो सकता है, 2 चीज भी हो सकता है, 3 चीज भी हो सकता है। तो यह जो हमारा फूड है, इन सारे चीजों का उसमें भंडार है, यही सारे के सारे चीज अवेलेबल है। इसलिए हम अपने फूड को कॉम्प्लेक्स फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो फूड इज कॉम्प्लेक्स, ठीक। फूड हमारा कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी, उसमें प्रोटीन भी, उसमें फैट भी, उसमें विटामिन भी, उसमें मिनरल्स भी, ठीक। ये सारे के सारे जो चीज है मिला के हमारा फूड बने, तो हम लोग फूड का नाम दे दिए कॉम्प्लेक्स फूड, क्योंकि इसमें सारे के सारे अवेलेबल है और हम लोग को चाहिए पर्टिकुलरली ये ही अलग अलग, ठीक है। डाइजेशन में क्या होता है, जो हमारा फूड जो हम लोग लेते हैं, ठीक, उस फूड का ब्रेकडाउन होता है। अब ब्रेकडाउन होने का क्या मतलब है भाई, जो हम लोग फूड लिए, ठीक है, यह फूड तो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक। हम लोग जब इंटेक किए, खाए तो चावल दाल सब्जी जो भी खाए, एनीथिंग खाए, कॉम्प्लेक्स फूड इस फॉर्म में आया। और जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जब हमारे एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए बॉडी के स्टमक में गया, फिर डाइजेस्टिव पार्ट्स में गया, तो क्या होता है इसके साथ? तो इसके साथ होता है टूटता है, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन हुआ। क्या हुआ? ब्रेकडाउन। कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन हुआ किस चीज में ब्रेकडाउन होगा भाई? जिस चीज से बना हुआ है उसी चीज में ब्रेकडाउन होगा ना। जिस छोटे 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 चीज से जो बड़ा चीज बना, तुम उसको तोड़ दिए, तो तोड़े तो फिर वही छोटा चीज मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बना है कार्बोहाइड्रेट से बना है, फैट से बना है, विटामिन से बना है, प्रोटीन से बना है, और यह 3 हमारा मेन कंपोनेंट होता है। यह 3 ब्रेकडाउन होगा तो इसी चीज में ब्रेकडाउन होगा। तो किस चीज में ब्रेकडाउन होगा? तो कार्बोहाइड्रेट में होगा, प्रोटीन में हो जाएगा, लिपिड या फैट में हो जाएगा, मतलब और एटीसी वगैरह से ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो डाइजेशन यही प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन होकर सिंपल फॉर्म में बन जाता है। अच्छा, सिंपल फॉर्म में जब बन गया, इसके बाद क्या होगा भाई? तो यह जो फूड आया, यह एटलीस्ट एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब कहाँ होगा? तो हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, और लास्ट में क्या मिलेगा हमको? एनर्जी मिलेगा। ठीक, एक बार और देखते हैं। हमारा फूड कॉम्प्लेक्स फूड था, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा उसको तोड़ा गया, ब्रेकडाउन करके सिंपल फॉर्म में बनाया गया, और सिंपल इस फॉर्म में बना दिया गया ताकि फूड का जो सिंपल फॉर्म है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। क्यों एब्जॉर्ब करना है भाई?
हमको एनर्जी चाहिए, हमको चलना है, दौड़ना है, कूदना है, इसके लिए एनर्जी चाहिए, तो फूड चाहिए। और फूड क्यों चाहिए? तो ये टूटे, ब्रेक डाउन हो और एब्जॉर्ब हो जाए, एनर्जी मिले इसको, ठीक है। तो यह जो हमारा फूड था, जो कॉम्प्लेक्स फूड था, ब्रेकडाउन होकर सिंपल एब्जॉर्ब होने वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डेफिनेशन तैयार होता है, एक अच्छा सा खूबसूरत सा डेफिनेशन तैयार होता है। तो हम लोग देखते हैं, कह सकते हैं इसको, तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म नोन एज डाइजेशन। तो हम लोग इस डेफिनेशन को लिखते हैं, आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो लिखो। हम लोग इस डेफिनेशन को अब लिखते हैं, डाइजेशन के डेफिनेशन को, और एक खूबसूरत सा डेफिनेशन हमारा तैयार हो जाएगा। तो हम लोग डाइजेशन को क्या लिख सकते हैं? डाइजेशन को हम लोग लिख सकते हैं breakdown of complex food into simple absorbable form known as डाइजेशन। ठीक, यह हमारा खूबसूरत सा डेफिनेशन आ गया डाइजेशन का। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म नोन एज डाइजेशन। तो यह हमारा डाइजेशन का डेफिनेशन हुआ। अब आया भाई डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन सा है। कहने का मतलब क्या हुआ, यह जो डाइजेशन का प्रोसेस है हमारे बॉडी के अंदर किस ऑर्गन में गया, तो कहाँ पे क्या डाइजेशन हुआ, कहाँ पे कौन सा चीज किस चीज में कन्वर्ट हो गया, ये सारे के सारा जिस सिस्टम में होता है हमारा, वो सिस्टम हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। उस सारे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं होल सिस्टम को, जिसमें डाइजेस्टिव का पूरा प्रोसेस चलता है, उस सारे सिस्टम को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दिखने में कैसा होता है, ठीक है, तो इसको नोट करो। अब हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहाँ पे डाइजेशन की सारी प्रक्रिया होती है, सारे के सारे प्रोसेस जो भी डाइजेशन का होता है, ब्रेक डाउन होना कॉम्प्लेक्स फूड का, तो किस पार्ट में कौन सा चीज ब्रेक डाउन हुआ, कौन सा चीज एब्जॉर्ब हो गया, ये सारे के सारे जो सिस्टम होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। तो हम लोग एक एक करके ऊपर फिगर, बायो का सबसे बड़ा खासियत क्या है, इसमें डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डायग्राम को नहीं समझेंगे तो बायो का कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाएंगे। सिंपल सी लॉजिक है। तो डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश करना है और डायग्राम को दिमाग में रखना है। इसके लिए हम जितने भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बुक्सेस में, डिफरेंट बुक्सेस में डायग्राम दिए गए रहते हैं, लेकिन वो सारे के सारे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होते हैं, तो हम सिंपल फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग डायग्राम देखते हैं। जो हमारा फूड है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो एक्चुअली कहाँ से होता है, तो हमारा एक माउथ होता है, ठीक है, एक पार्ट हमारा माउथ, यहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है और लास्ट पार्ट इसका आता है एनस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक यह स्टार्टिंग पार्ट है और यह लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। और हम लोग देखते हैं फोटो में तो कैसे मतलब ये अरेंज होता है और किस ढंग से होता है। चलो खूबसूरत सा एक तस्वीर बनाया जाए। बहुत खूबसूरत सा आदमी है। इसमें क्या है, ये नोस्ट्रिल है, ठीक है। यहाँ से हमारा जो एयर पाइप है ये आया और यह पार्ट माउथ वाला हिस्सा है। तो यहाँ हम लोगों का एक माउथ में ओपनिंग होता है, ठीक है। और ये हमारा नाक वाला पार्ट है, नोज का पार्ट है, यहाँ पे भी ओपनिंग होता है।
अच्छा, हम लोग नेमिंग करते चलते हैं साथ में, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो नोज का ओपनिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल, ठीक है। इसका जो पैसेज होता है इसको बोलते हैं नेसोफैरिंक्स, ठीक। और यह जो हमारा माउथ है, जो हमारा माउथ का जो ओपनिंग है या कैविटी है, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। कहीं भी आप कैविटी वर्ड लिखा हुआ देखो, ठीक है, इससे सीधा रिलेट करो, कैविटी का मतलब होगा खाली जगह। या फिर डक्ट कहीं पे भी लिखा हुआ देखो, कैविटी या डक्ट, इसका सीधा मतलब होता है खाली जगह। तो हमारा जो माउथ वाला जो पार्ट है तो खाली जगह, इसका एक नाम दे दिया हम लोग सुंदर सा, क्या नाम दे दिए? तो ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, इसका हम लोग नाम क्या देंगे? ओरल कैविटी। इसका दूसरा भी नाम है बक्कल कैविटी, ठीक। ओरल टर्म रिलेट होता है माउथ से। जहां कहीं भी आपको ओरल टर्म दिखाई दे, किसी भी बायो के वर्ड में, किसी भी बुक्स में ओरल टर्म दिखाई दे, तो सीधा सीधा हमको कहां पे जाना है? सीधा सीधा रिलेट करना है माउथ से, माउथ, ठीक है। आज के वक्त याद रखना है, कुछ टर्म्स होते हैं जो सिर्फ किसी ऑर्गन के लिए ही रिलेटेड होते हैं, तो उसको अगर दिमाग में रखा जाए तो बहुत ज्यादा इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं। ओरल टर्म कहीं भी दिखाई दे, माउथ, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी नाम होता है, ठीक है। यह जो हमारा रीजन आया, ये वाला जो हमारा रीजन है, ये वाला खास करके, यहाँ हम लोग क्या एक स्पेशल बात देख रहे हैं? तो एक स्पेशल बात ये देख रहे हैं, जो एयर का जो रास्ता है, यहाँ से हमारा सांस लेंगे तो एयर आएगा, ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में, तो एयर इसको भी क्रॉस करेगा। अच्छा, अगर यहाँ से हम फूड लेते हैं, यहाँ से फूड लिए, ठीक है, फूड यहां से गया माउथ से, तो यहां हम क्या देख रहे हैं? फूड भी आ रहा है, ठीक है। तो यह एक ऐसा रीजन है, यह एक ऐसा पैसेज बन रहा है जहां से एयर भी जा रहा है और फूड भी जा रहा है। मतलब यह किस चीज के लिए है? यह कॉमन पैसेज बना। क्या बना? कॉमन पैसेज बना, ठीक है। किसका किसका कॉमन पैसेज बना? तो यह एयर के लिए भी कॉमन पैसेज बना, फॉर एयर या फॉर फूड, दोनों के लिए कॉमन पैसेज बनता है। तो हम लोग इसका नाम देते हैं, एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं फैरिंग्स। क्या नाम दे दिया हम लोग इसका? फैरिंग्स, ठीक है। यह जो रीजन है फैरिंग्स बोलते हैं। मतलब आपसे कहा जाए या पूछा जाए, जो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जो फूड और एयर का जो कॉमन पैसेज है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं, तुमसे 2-3 नंबर वाले सवाल में भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग को एक चीज याद रखना है, तो कभी भी फैरिंग्स के बारे में पूछे, फैरिंग्स, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर बोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक नेसोफैरिंग्स है, कहीं भी इसको नेजल चैम्बर भी लिख देते हैं, तो उसे घबराना नहीं है। बायोलॉजी में ये एक एक चीज का अलग अलग बुक्स में 2-3 नाम लिखा मिल जाता है, तो हम लिख ही देते हैं। किसी बुक में कुछ और लिखता है, किसी बुक में कुछ और लिखता है, तो नेजल चैम्बर, चैम्बर, तो नेजल चैम्बर या नेसोफैरिंग्स बोलेंगे इसको, ठीक। और ये जो कॉमन रीजन बना हमारा, यह रीजन जो कॉमन रीजन है, इसमें फूड भी आ रहा है, ठीक है, बक्कल कैविटी से फूड आया और नेसोफैरिंग्स से एयर आया, तो कॉमन पैसेज बना, इसको हम लोग फैरिंग्स बोलते हैं, ठीक। अच्छा, आगे जाने के बाद इसको नोट कर लो, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। आगे जाने के बाद हमारा जो नेक रीजन में आता है, जो हमारा नेक का रीजन है, यहाँ वाला रीजन है, यह जो पाइप आया है, जो फैरिंग्स वाला जो पाइप आया है, यह 2 हिस्सों में बट जाता है, ठीक।
एक आगे चला जाता है और एक पीछे ऐसे बढ़ेगा, एक ऐसे आ जाएगा और एक ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब यह जो हमारा पाइप है अगर बगल से देखा जाए तो हमारा जो कॉमन पैसेज आएगा तो यह एक आगे वाले रीजन में जाएगा और एक पीछे वाले रीजन में आएगा, ठीक। ऐसे दो हिस्सों में पाइप हमारा बढ़ता है। तो दो हिस्सों में पाइप बटा तो फूड तो एक ही में जाना है। आगे की तरफ तुम लोग फील भी करोगे, ऐसा सा रिंग जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे फील करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें ना ऐसा ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा तुमको, शी शेप्ड रिंग रहता है, ठीक। तो दो पाइप बना, तो हमारा जो पीछे का जो पाइप है यहाँ फूड जाता है, फूड का रास्ता हमारा ये आ गया। एयर वाला हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो हम लिखे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें हम लोग देखेंगे एयर इधर है, एयर का रास्ता ये हुआ हमारा। तो हम लोग को इसके बारे में फोकस करना है, ठीक है। जो फूड यहाँ से फैरिंग्स से होते हुए और इस दोनों का अलग अलग नाम दे दिए, जिससे फूड जाता है हम लोग इसको ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक। ईसोफेगस फूड इस पाइप जैसा स्ट्रक्चर, पाइप से आएगा, इसलिए इसका एक और नाम देते हैं हम लोग फूड पाइप, ठीक। ईसोफेगस का एक नाम हम लोग और क्या देंगे, फूड पाइप। अच्छा, एयर जो आएगा इधर से उसको तो इधर जाना है नहीं, फूड आ गया, एयर इधर से जाएगा, तो इसका नाम हम लोग देखेंगे ट्रैकिया, ट्रैकिया। और इसलिए अच्छा एयर इधर से आ रहा है, इसका तो भाई विंड पाइप भी लिखना हमारा फर्ज बनता है, जब उसका फूड पाइप लिखे हैं तो विंड पाइप, ठीक है। अब लोकेशन के बारे में हम लोग बात करें तो ऐसे तो नहीं हम लोग कहेंगे जो आगे है, पीछे है, बगल है या ऊपर नीचे है। बायोलॉजी में लोकेशन के लिए परफेक्ट वर्ड हम लोग चुनते हैं, ठीक है। लोकेशन तीन तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। एक हमारा वर्ड है, यहाँ दिखेगा नहीं शायद, यहाँ लिखते हैं। एक हमारा वर्ड है वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब होता है आगे से, किस चीज के लिए, लोकेशन के लिए। वेंट्रल का मतलब होता है आगे, ठीक। और एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, डॉर्सल। डॉर्सल का मतलब होता है पीछे। और एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैटरल। लैटरल का मतलब होता है बगल, इससे परिचित होंगे आप लोग, शायद इससे भी हो बट नहीं हो उनके लिए, जिनके लिए अननोन हो उनके लिए। हम लोग कह सकते हैं जो हमारा ट्रैकिया होता है या जो विंड पाइप होता है वो वेंट्रल साइड में। मतलब कहने का यह हुआ जो हमारा ट्रैकिया है या जो विंड पाइप है वेंट्रल साइड में, मतलब आगे की तरफ है। गर्दन को अगर बगल से देखें, इधर से देखें तो ट्रैकिया आगे की तरफ होगा और जो ईसोफेगस होगा हमारा पीछे की तरफ होगा। तो फूड पाइप यह है ईसोफेगस और ट्रैकिया हमारा यह है विंड पाइप, ठीक। हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फूड के रास्ते के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इस पाइप को लेके चलते हैं, यह आगे जाने के बाद कहाँ में बढ़ता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको आप लोग डायग्राम ड्रॉ करें और हम लोग इसके आगे डायग्राम फिर बनाते हैं क्या क्या होता है उसके साथ। तो हम लोग देख रहे थे ईसोफेगस के साथ, आगे अब देखते हैं। ऐसा हमारा ईसोफेगस आएगा डॉर्सल साइड से, पीछे वाले साइड से, ठीक है। ईसोफेगस जब आगे जाएगा तो यह खुलेगा स्टमक में। कहाँ खुलेगा, स्टमक में खुलेगा। स्टमक कुछ ऐसा होता है हमारा, ठीक, ऐसा कुछ हमारा स्टमक होता है। तो हम लोग नेमिंग भी साथ में करते हुए चलते हैं। यह हमारा क्या हो गया, ईसोफेगस हो गया।
यह जो पार्ट है हमारा, यह स्टमक का पार्ट है, ठीक। इसोफेगस के बाद हमारा क्या है, स्टमक है। अच्छा, स्टमक के पार्ट होते हैं, इसमें कुछ रीजन बनाए गए हैं। सबसे पहला रीजन, जिस रीजन में हमारा इसोफेगस खुलता है, स्टमक के जिस रीजन में इसोफेगस हमारा ओपन होता है, इस रीजन का हम लोग एक नाम देते हैं कार्डियक। कार्डियक। अच्छा, एक चीज और याद रखो, जैसे हमने कहा था ओरल टर्म कहीं भी है तो माउथ के साथ रिलेट करना है, वैसे भी बायोलॉजी में, पूरी बायोलॉजी में कहीं भी आपको कार्डिया टर्म दिखे, कार्डिया, तो सीधा सीधा इसका मतलब है यह रिलेटेड है किस चीज से, तो यह रिलेटेड है हार्ट से, ठीक। जैसे ओरल के बारे में हमने क्या कहा था, ओरल टर्म कहीं भी आपको दिखाई दे तो वह रिलेटेड किस चीज से होगा, माउथ से। वैसे ही अगर कार्डिया टर्म आपको कहीं भी दिखाई दे तो रिलेटेड हार्ट से। तो भाई जब सवाल उठता है तो यहाँ पे कार्डियक दिया है, लेकिन हम लोग तो दिखा रहे हैं स्टमक का पार्ट, तो अब सवाल सोचना बनता है जब भाई कार्डिया टर्म सर आपने कहा जो हार्ट से रिलेटेड है, तो फिर स्टमक में क्यों दिखा रहे हैं कार्डियक को। इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, तो हमारा जो हार्ट होता है, तो हमारा हार्ट का जो रीजन होता है यहाँ जो लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है, तो यह नजदीक होता है। हार्ट कुछ ऐसा 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 ऐसे इसके पीछे जस्ट छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो यह जो हिस्सा है हमारा स्टमक का, वह हार्ट के सबसे नजदीक होता है, इसलिए इस हिस्से को हम लोग कार्डियक बोलते हैं, ठीक। तो रिलेट करना है इससे, तो स्टमक का ऊपर वाला पार्ट जो हार्ट के सबसे नजदीक है, उस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोले, कार्डियक बोले। कार्डियक क्यों बोले, क्योंकि हार्ट के सबसे नजदीक है, पड़ोसी है हार्ट का, इसलिए। तो पार्ट का नाम याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग जब ऐसे रिलेट करेंगे तो इजी वे में याद कर सकते हैं। इसका एक पार्ट हुआ स्टमक का, कौन सा, कार्डिया या कार्डियक, ठीक। दूसरा पार्ट जो इसका हमको बड़ा सा याद दिख रहा है, ठीक है, यह पार्ट जो होता है इसका नेमिंग करें हम लोग, इसको बोलते हैं फंडस, या इसका दूसरा नाम बॉडी होता है, फंडस या बॉडी, ठीक है। बीच वाला पार्ट किस लिए बॉडी नाम दिए या फंडस नाम दिए, और जो लास्ट का पार्ट है, ठीक, जो लास्ट वाला रीजन बचा हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोले, पाइलोरिक। तो यहाँ पे तीन नाम आया किसका, स्टमक का। पहला नाम इसका एक पार्ट का यह हो कार्डियक, सेकेंड यह हो फंडस, और थर्ड यह होगा पाइलोरिक। कहीं कहीं इसको स्प्लिट करके अलग अलग कर देता है, कोई चार बता देता है, कोई बुक्स फंडस को अलग लिख दिया, बॉडी को अलग लिख दिया, लेकिन हम लोग तो वही समझेंगे जो यहाँ हम लिख रहे हैं, दोनों एक ही चीज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही चीज है। तो तीन पार्ट स्टमक का हमारा कौन कौन सा पार्ट है, फंडस, पाइलोरिक, कार्डियक। कार्डियक सबसे ऊपर है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, तीन पार्ट हमारा स्टमक का होगा, ठीक। अब हमारा फूड ऐसे आएगा, इधर से ऐसे आया फूड हमारा इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आ गया हमारे। यह जो हमारा पार्ट हुआ, पहला पार्ट कार्डियक, दूसरा पार्ट फंडस, तीसरा पार्ट पाइलोरिक। अब फूड यहाँ स्टमक में आ गया भाई। अच्छा एक बात बताओ, बहुत आदमी कसरत करता है, मान लो कुछ खा लिए और तुम सर के बल लेट गए, सर नीचे पैर ऊपर, तो फूड तो यहाँ से यहाँ चला जाना चाहिए, लौट के फिर से माउथ में आ जाना चाहिए, लेकिन माउथ में फूड जाता नहीं। तो ग्रेविटी के अनुसार काम करेगा ना, कोई भी चीज ग्रेविटी अपना जी का वैल्यू लगाएगा, उसको खींच लेगा। तुम सीधा हो तब तक फूड नीचे आ रहा है, मान लो हम अभी खाना खाओ कसरत करने के लिए, सर नीचे किए पैर ऊपर किए, तो फूड को तो बैक फ्लो कर देना चाहिए, यहाँ से निकल के माउथ के थ्रू चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाता है। दूसरा बात, कभी कभी तुम्हारा तबीयत खराब हो या कुछ एंजाइटी वगैरह हो गया हो इन लॉन्ग ट्रेवल में या कुछ, तो तुम उल्टा भी नहीं हो तो फिर भी तुम्हारा फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है, आधा अधूरा डाइजेस्टेड फूड है, वो एज अ वोमिटिंग बाहर चला आता है, बाहर आता है तो इसी रास्ते से जाता होगा ना। मतलब कभी कभी चला भी जाता है और कहीं कहीं पे कोशिश करने पे भी नहीं जाता है। मतलब कोई ना कोई लोचा है जो फूड को कभी जाने देता है और कभी जाने नहीं देता है। तो लोचा तो है,
क्या है, तो यहाँ पे एक रोकने वाला स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक रोकने वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका नाम हम लोग देते हैं स्फिंक्टर। क्या नाम दे दिए, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर, स्फिंक्टर कभी भी किसी चीज को फ्लो होने से वन डायरेक्शनल मूवमेंट कराता है नॉर्मली। अगर अच्छा, तो फिर वोमिटिंग कैसे हो जाती है, तो वोमिटिंग में क्या होता है, बंद होता और खुलता है। जैसे तुम फूड आया, तो फूड आएगा, ठीक है, फूड आया 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 आया, उससे वो खुलेगा, इसके पास रिस्पॉन्स जाएगा, ब्रेन इसको खोलेगा, फूड नीचे चला गया, फूड फिर बंद हो गया। ऐसे समझ सकते हो, कोई बोरी वगैरह में तुम ढेर सारा रबर लगा दोगे ना, बोरी है उसमें रबर लगा दोगे तो ऐसे बंद रहेगा। तुम उसमें कोई ऊपर से अनाज डालो, धीरे धीरे प्रेशर के कारण खुलेगा, फूड नीचे, फिर खुद से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ वैसा फील आएगा। जो रबर लगा हुआ वो ठीक सा बैंड है रबर टाइप का, फूड को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है, स्फिंक्टर, ठीक है। और कार्डियक रीजन में इसका हम लोग नाम क्या दे दिए, कार्डियक स्फिंक्टर। किस रीजन में, तो रीजन वाइज नाम दिए, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक। कार्डियक स्फिंक्टर क्या करेगा, तो बैकफ्लो ऑफ फूड को रोकेगा, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ फूड, ठीक। एक स्फिंक्टर यहाँ, एक और ऐसा ही स्फिंक्टर इस रीजन में होता है, इंड पार्ट में, यहाँ पे मान लो फूड डाइजेस्ट होकर नीचे चला गया, फिर इसमें वापस आ जाएगा तो भी दिक्कत वाली बात है। तो इस स्फिंक्टर का नाम दिया क्या, इस स्फिंक्टर का नाम दिया, पाइलोरिक रीजन में आ रहा है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसका भी वही काम है, बैकफ्लो ऑफ फूड को रोकना, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक। कुल मिला के हम ओवरव्यू देखें तो हमारा क्या आया, स्टमक है, इसोफेगस है, स्टमक का 3 पार्ट, कार्डियक, फंडस या बॉडी, दूसरा तीसरा पाइलोरिक, ठीक। 2 स्फिंक्टर आया हमारा, कार्डियक के पास जो स्फिंक्टर है उसका नाम दिया कार्डियक स्फिंक्टर। काम क्या है इसका, तो प्रिवेंट ऑफ बैकफ्लो ऑफ फूड, मतलब बैकफ्लो ऑफ फूड को रोकता है, ठीक। एक स्फिंक्टर और है हमारा, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक। ये भी क्या करता है, जो फूड आगे चला आता है तो इसको रोकता है, ठीक है। इसको ड्रॉ करो और इसके जस्ट नीचे हम लोग डियोडेनम ड्रॉ करेंगे। आज सिर्फ हम लोग डायग्राम में देखेंगे कौन सा पार्ट कहाँ होता है, थोड़ा देर और होगा, डायग्राम ड्रॉ करना है। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा ये हमारा इसोफेगस था, ये हमारा स्टमक ऐसे आया था, स्फिंक्टर वगैरह था, ठीक। आगे आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। यहाँ से जहां से हमारा स्टमक खत्म हुआ वहां से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, ठीक। और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। यह हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और यह बड़ा सा ट्यूब बना है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे से आएगा, ऐसे ऐसे आएगा और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यह हो जाता है, मतलब तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो कहाँ से कौन सा चीज बन रहा है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसे ऐसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। या हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन से या मिल जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। तो
यहाँ तक तो हमारा स्टमक था, यहाँ कार्डियक स्फिंक्टर था, यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर है, यहाँ तक हमारा स्टमक था। यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जस्ट स्टमक के बाद हमारा जो शुरू होता है उसको बोलते हैं डिओडेनम। क्या बोले? डिओडेनम। ठीक। उसके बाद इसका जो मिडिल वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम लोग जेजुनम। ये सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और सबसे लास्ट वाला पार्ट है जिससे लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ है, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले को हम लोग बोलते हैं इलियम। इलियम दो होता है हमारे पूरे बॉडी में, एक यहाँ और एक जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां भी एक इलियम आएगा। सॉरी मतलब बोन पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां भी एक बोन होता है इलियम, उसका स्पेलिंग अलग होता है। इसके स्पेलिंग में ई लगा हुआ है और जो बोन वाला होता है इलियम उसके स्पेलिंग में ई नहीं लगा हुआ होता है, तो वहां पे स्पेलिंग इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ई लगा हुआ वाला जो है वो हमारा स्टमक का पार्ट है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो तीन पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का भी था, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन का भी बांटा गया है। पहला हिस्सा क्या है? जहां पे यह जो रीजन है हमारे नीचे का, यह वाला, यहाँ पे क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे इलियम आके मिल रहा है, तो इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं सीकम। क्या बोले? सीकम। और उसके बाद यहां से सीकम के बाद से पूरा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक कोलोन बोलते हैं, कोलोन। ठीक है, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जहां इलियम आके मिलेगा, ठीक। दूसरा उसके बाद यहां से यहां तक पूरा कोलोन है। कोलोन में बिल्कुल एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको एसेंडिंग कोलोन बोलेगा, ठीक। एक ट्रांसवर्स, इसका एक ट्रांसवर्स कोलोन बोल देगा, ठीक। एक डिसेंड कर रहा है, एक डिसेंडिंग कोलोन बोलेगा, ठीक। और यहां पे जो कर्व स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना है इसको हम लोग सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं। लेकिन इससे हम ज्यादा, इससे हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ कोलोन से मतलब है। लेकिन कहीं भी ट्रांसवर्स कोलोन लिखा हुआ दिख जाए, बुक्स वाले लिख देते हैं सर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये टेरा सिग्मोइड का मतलब ये होता है कर्वी स्ट्रक्चर को सिग्मोइड बोलते हैं। मैथ्स वगैरह ग्राफ में हम लोग देखते हैं तो सिग्मोइड कोलोन है। तो यह पार्ट हुआ। अच्छा, यह जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। यह जो हमारा है इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स के बारे में पूछा जाए तो यह लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट हुआ, ठीक। और फिंगर लाइक, और किससे निकला हुआ है? अपेंडिक्स सीकम से इजेक्ट हुआ है। देखो यहाँ सीकम वाले रीजन से जो इजेक्ट हुआ है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे अपेंडिक्स बोला गया। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स हमारा फिंगर, और लास्ट जो पार्ट है हमारा, ये सॉरी बच गया था, यह रेक्टम था। रेक्टम मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का तीन पार्ट, पहला सीकम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट, पहला डेडोनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। स्टमक का तीन पार्ट, कार्डियक, फंडस, पाइलोरी। और यह जो हमारा सीकम से निकला हुआ अपेंडिक्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सीकम वाले रीजन। तो हम लोग पार्ट के बारे में देखें, स्टमक है हमारा सबसे पहला, ठीक है। स्टमक का तीन पार्ट, कौन सा? सबसे पहला कार्डियक जो हार्ट के पास है, दूसरा कौन सा है? फंडस या बॉडी, इसी का नाम है, ठीक। और तीसरा पार्ट इसका क्या है? पाइलोरी। उसके बाद हमारा रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल एस से स्मॉल है इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट आ गया हमारे पास। कौन कौन सा पार्ट? डेडोनम, जेजुनम, इलियम। डिओडेनम, जेजुनम और इलियम का स्पेलिंग ध्यान रखना है। पूरे बॉडी में हमको दो इलियम मिलेगा,
ठीक है, एक ई वाला स्टमक में और एक बोन होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक इलियम आ गया और एक आई डबल एल आई यू एम मिलेगा तो बोन होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ई वाला स्मॉल इंटेस्टाइन में, ई से ई और इसे स्मॉल इंटेस्टाइन ई फील आता है, इंटेस्टाइन बोलने में ई, तो याद रखना है ऐसा, ठीक है। तीसरा जो हमारा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है, या जो लार्ज इंटेस्टाइन हुआ इसमें भी 3 पार्ट आया हमारा। कौन कौन सा पार्ट आया? तो सीकम, कोलोन, कोलोन को 4 पार्ट में हम लोग बांट दिए, और रेक्टम। सीकम के साथ अपेंडिक्स लगा हुआ, कोलोन को 4 पार्ट में बांटे, और एक रेक्टम होता है जो हमारा लास्ट पार्ट, और लास्ट का जो ओपनिंग होता है हमारा यहाँ से इजेक्शन होता है, इसको बोलते हैं एनस। रेक्टम और एनस को कभी एक नहीं समझना, ठीक है। लास्ट जो हमारा पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग नेमिंग कर देते हैं, इधर देखना चाहिए एनस, ठीक है। यह जो लास्ट पार्ट है यह एनस है, ठीक है। एनस और रेक्टम को एक नहीं समझना है। एनस से जस्ट ऊपर का जो खाली पाउच होता है जहाँ पे हमारा फीकल मैटर स्टोर होता है, स्टूल स्टोर होता है ना, वो पार्ट रेक्टम हुआ, और ओपनिंग जो हुआ वो हमारा एनस हुआ। उसको डिफरेंस रखना है, यह हमारा पार्ट है। इस फिगर को जितना से ज्यादा ड्रॉ कर सको। सबसे सिंपल फिगर है यह, ठीक है, और एनसीईआरटी बुक्स में यह फिगर दिया हुआ, और इजी वे में जाकर हम लोग देखेंगे तो अब बहुत आसानी से समझ में आएगा। स्टमक के बारे में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब इजी वे में समझ में आएगा। तो काम क्या करना है, इसको अच्छे से ड्रॉ करो और बार बार ड्रॉ करो, और मीनिंग के साथ क्वेश्चन में आता है ड्रॉ द, और पूरा सिस्टम ईसोफेगस से लेके एनस तक, उसको हम लोग एक नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसका एक और नाम होता है गट, ठीक है। 3 नाम हम लोग पूरा सिस्टम को देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या क्या नाम देते हैं? पूरा सिस्टम, यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ईसोफेगस टू माउथ हम लोग देते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे। तो हम लोग पूरा जो सिस्टम है, वो हमारा सिस्टम क्या है, माउथ टू एनस, पूरा पाइप है, ठीक, पूरा पाइप, उसको क्या नाम हम लोग देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, या इसका एक और नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या इसका एक और नाम है गट। एनसीईआरटी इसका इस्तेमाल भी किए, इसका इस्तेमाल भी किया, और इसको शॉर्ट फॉर्म में जीआईटी भी तुमको लिखा हुआ लिख जाएगा, सॉरी लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और गट, माउथ टू एनस, जो पूरा स्ट्रक्चर जो ड्रॉ हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, उसको यहीं पर डाइजेशन होता है फूड का, यहाँ। तो इसको याद करना है कि कौन सा पार्ट हुआ हमारा स्टमक का, कौन सा पार्ट हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और डायग्राम ड्रॉ करना है। और आगे हम लोग देखेंगे जो कैसे कहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है, और कहाँ पे किस हिस्से में क्या होता है, क्या नहीं होता है, डाइजेशन कहाँ पे किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, हम धीरे धीरे सीक्वेंस में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाल बटन नीचे दिया हुआ है उसको सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाएं, घंटा बजाएं, ताकि जब कभी भी हम वीडियो लेक्चर अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले, और आप इसको शेयर कर सकते हैं और दोस्तों को बता सकते हैं इस लॉकडाउन के समय में भी पढ़ाई ताकि हमारी रुकी नहीं रहे, और हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को इसी बेसिक तरीके से सारे के सारे एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डील करेंगे। तो चलते हैं, गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।